हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है TFS ट्यूशन फ्रॉम होम। तो अगर कोई अभी नए हैं जो इस वीडियो को बिल्कुल नया नया देख रहे हैं, जिन्होंने पहली कोई वीडियो नहीं देखी है अभी तक, उनको मैं बता दूं कि BCom फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चैनल में चल रही है। तो हम इसी वीडियो में मतलब उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक, लाइक कमेंट शेयर सब पता ही है करना है। और अगर कोई भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उनको जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उन प्लेलिस्ट की। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, चैप्टर 6 सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं वैसे तो, पर अब उसके आगे के टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी तक हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स मतलब अच्छाइयाँ वगैरह सब कुछ पढ़ा। अब हम इसकी कमियां पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें कमी भी है। ठीक, तो पहला पॉइंट निकल के आता है इसमें लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, इसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्यों होते हैं? क्योंकि जो कैपिटल लगेगी वो सिर्फ एक इंसान लगाता है। ठीक है, अब एक इंसान जब कैपिटल लगा रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लगाएगा, इसलिए ये बहुत लिमिटेड होते हैं। बहुत सारे लोग अगर कैपिटल लगाएंगे तो जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से वो बोरो भी नहीं कर सकता ज़्यादा फंड्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और जो लिमिट्स हैं उसके, जो बिजनेस की फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते। साइज जो होता है वो भी लिमिटेड होता है। किस वजह से? क्योंकि कैपिटल जो है बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाई है उसने। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। Capital available for the business remains very limited. An individual cannot possesses enormous savings. He may not have enough credit to borrow huge. उसके पास ज़्यादा क्रेडिट नहीं होता कि वो ज़्यादा मनी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सके। दिस लिमिट्स द साइज एज वेल एज फाइनेंशियल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। इससे क्या होता है, जो हमारी फर्म है वो भी, उसका साइज भी लिमिट में रहता है, लिमिटेड है, और उसके जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं बिजनेस के वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं, हो पाते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ठीक है, तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब ये है कि जो वो पर्सन है उसके बिजनेस मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है। ठीक, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो सब अपनी अपनी राय, अपने अपने थॉट्स, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको बिजनेस को मैनेज करेंगे। लेकिन अब वो अकेला बंदा है, वो क्या क्या मैनेज कर सकता है? हर चीज की जानकारी तो उसको नहीं हो सकती ना। तो जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड होती है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू पजेस नॉलेज ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। जो इंडिविजुअल है अकेला, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको हर ब्रांच की या फिर हर तरह के बिजनेस की, उसमें जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उस बिजनेस में, उस सब चीज की उसको नॉलेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ व्हेन द मैनेजमेंट इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड बिजनेस इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, nobody can claim to be an expert on all the subjects। अब जैसे जैसे बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बिजनेस में, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई वो एक इंडिविजुअल उस हर एक्टिविटी में एक्सपर्ट होगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा। एन इंडिविजुअल मे हैव लिमिटेड नॉलेज एंड एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजन। उस इंडिविजुअल की एक लिमिटेड नॉलेज होगी उसमें, ठीक, बहुत सारी उसको नॉलेज नहीं होगी, हर फंक्शन की उसको नॉलेज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है वो। ठीक, क्योंकि वो अकेला इंसान है। ठीक, तो था सोल प्रोप्राइटरशिप का सेकंड लिमिटेशन। थर्ड हम आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहले भी हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वो अकेला पर्सन है। अगर उसको 50,000 वो कैपिटल लगा रहा है और उसको 1 लाख का लॉस हुआ है तो वो 1 लाख को उसको बियर करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। उसको उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसको भी दाव पे लगाना पड़ सकता है अगर वो ज्यादा नुकसान में, अगर उसकी फर्म जा रही है। ठीक है, तो ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक बार इसको पढ़ लो। द लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट ही मे लॉस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस एज वेल एज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ सम डिजास्टर। तो अगर कोई भी डिजास्टर होता है या कोई भी उसको बिजनेस में लॉस वगैरह होता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दाव पे लगानी पड़ सकती है। तो ये था थर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब है कि वो ज्यादा नहीं चल पाता, मतलब चल पाता है लेकिन स्टॉप, मतलब रुक सकता है वो कभी भी बिजनेस। ठीक है, किस वजह से रुक सकता है? देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी इन सच बिजनेस। इन बिजनेस में बहुत कंटिन्यूटी की कमी होती है, स्टेबिलिटी की कमी होती है। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ सच बिजनेस हैज ऑल्सो बीन हाई। मोर्टेलिटी रेट मतलब इन बिजनेस का गिरना या फिर खत्म हो जाना, इसकी जो रेट होता है मोर्टेलिटी रेट वो ज्यादा होता है। इफ द ओनर फॉल्स इल और ही इज अवे, अगर जो ओनर है इंडिविजुअल है अकेला, क्योंकि अकेला इंडिविजुअली बिजनेस चलाएगा इसको, अगर वो कहीं
बीमार हो जाता है या फिर कहीं दूर चला जाता है कहीं काम से, तो वो बिजनेस रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है, क्योंकि अकेला पर्सन है, कोई और उसको संभालने वाला है नहीं। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग द बिजनेस में डिसअपियर कंप्लीटली और मे हैव टू बी रिबिल्ड। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो या तो वो बिजनेस रुक जाएगा कुछ समय के लिए या फिर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस आती हैं, ठीक, कुछ भी मिस हैपनिंग होता है तो, ठीक है। फिर हमारा 5th पॉइंट आता है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। अब लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है? जो भी वो ऑपरेशंस वगैरह करेगा या फिर जो भी फंक्शंस वो अपने बिजनेस में करेगा वो बहुत लिमिटेड एरिया में होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं होगा, बहुत कम एरिया में वो सारे फंक्शंस उसके होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब वो अकेला बंदा है, कैपिटल किसकी आएगी? सिर्फ उस अकेले की, ज्यादा कैपिटल नहीं आएगी, हमने ऊपर पढ़ा क्यों नहीं आएगी, ठीक। फिर दूसरी चीज क्या आती है हमारी, यहाँ पे हमने और क्या पढ़ा था अभी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा रिस्क होंगे, पैसा कम होगा उसके पास, ठीक। दूसरी चीज हमने और क्या पढ़ी थी, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजरियल एबिलिटी जो होगी वो भी कम होगी। तो इन सब चीजों की वजह से उसमें जो एरिया होगा ऑपरेशंस का वो भी कम हो जाएगा अपने आप, ठीक है। A sole trade business has generally a limited area of operations. The reason being the limited resources and managerial abilities of the sole trader. जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास, ये उसका एक रीजन है, और मैनेजरियल एबिलिटी जो लिमिटेड है ये भी उस चीज का रीजन है। किस चीज का? जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होंगे वो लिमिटेड होंगे। ही कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स ओनली एंड विल बी एबल टू सुपरवाइज अ स्मॉल बिजनेस। वो कुछ लिमिटेड फंड्स ही अरेंज कर सकता है और सुपरवाइज करेगा एक स्मॉल बिजनेस, क्योंकि ज्यादा फंड्स उसके पास होंगे नहीं। सिंस ऑल डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द प्रोपराइटर, सो द एरिया ऑफ बिजनेस विल बी लिमिटेड विद दिस मैनेजमेंट एबिलिटीज। जब सारे डिसीजन वो प्रोपराइटर लेगा तो जो एरिया है बिजनेस का वो भी लिमिटेड होगा विद हिज मैनेजमेंट एबिलिटीज। जितनी उसकी एबिलिटीज होंगी उसके अकॉर्डिंग उसका सारा एरिया होगा, उसके सारे फंक्शंस होंगे, और फंड्स वगैरह तो सब उसके लिमिटेड है ही हैं। हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़ ली हैं सारी। वैसे तो और भी हो सकती हैं पर हमने इजी और अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें चूज किए थे। तो ये थी इसकी 5 लिमिटेशंस। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, वरना वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। 2 alternatives of expansion of business, फर्स्ट एम्प्लॉइंग अ मैनेजर या फिर एम्प्लॉय, और सेकंड है टेकिंग अ पार्टनर। तो 2 अल्टरनेटिव है, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस को। उसके 2 तरीके हैं, या तो हम मैनेजर अपॉइंट कर लें या एम्प्लॉय रख लें, मैनेजर या फिर एम्प्लॉय बात एक है, या फिर हम कोई पार्टनर ले आए अपने साथ में, ठीक है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है एम्प्लॉइंग अ मैनेजर या फिर एम्प्लॉय। या तो हम किसी एम्प्लॉय को रख लें या फिर कोई उसको मैनेज करने वाला। मैनेजर यहाँ ये नहीं कि हमसे बड़ा कोई मैनेजर हम रखेंगे, मैनेजर मतलब उस बिजनेस को मैनेज करने वाला कोई, उसको हम एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं, ठीक। तो द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सर्वेंट इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन एन एक्सपेंडिंग सोल ट्रेड बिजनेस। ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक, अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए। 1 पर्सन कैन नॉट सुपरवाइज ईच एंड एवरीथिंग। जो एक अकेला इंसान है वो सारी चीजें नहीं संभाल सकता एक बिजनेस में। द ओनर नीड्स द हेल्प ऑफ अदर पर्सन फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस प्रॉपरली। एक ओनर जो है उसको जरूरत पड़ेगी किसी पर्सन की अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। द ऑल्टरनेटिव 2 हैज सम प्रॉज एंड कॉन्स। जो ऑल्टरनेटिव है उसके भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक। तो पढ़ते हैं इसको आगे। मेरिट्स ऑफ एम्प्लॉइंग अ मैनेजर या फिर एम्प्लॉय। अब यहाँ पढ़ेंगे हम फायदे क्या हैं उसको एम्प्लॉय को रखने के, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरिट्स होने वाले हैं वो मेरिट्स होंगे उस सोल प्रोपराइटरशिप के व्यू से, मतलब सोल प्रोपराइटर जो होगा उसके व्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, मतलब उसके लिए क्या क्या फायदे होंगे हम वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में फ्रीडम मतलब आजादी जो मिलेगी, तो ये हम उसके व्यू से पढ़ते हैं। द सोल प्रोपराइटर विल रिटेन हिज फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन। जो सोल प्रोपराइटर होगा अब भी वो पूरा, उसको पूरी फ्रीडम है कि वो अभी भी पूरे डिसीजन ले सकता है। ही स्टिल रिमेन्स द सुप्रीम जज ऑफ ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस। अभी भी वो पूरा सुप्रीम जज है अपने खुद के बिजनेस का। देयर इज नो नीड टू कंसल्ट द मैनेजर और एम्प्लॉय अपॉइंटेड बाय हिम। तो पहले ही जो मेरिट आती है या फिर पहला कहते हैं प्रॉज, ठीक है, वो ये आता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो पूरा मालिक होगा सोल प्रोपराइटर अभी भी, उसको अपॉइंट करने के बाद भी, ठीक है। फिर हमारा आता है कंप्लीट कंट्रोल। द सोल प्रोपराइटर कंटिन्यूज हैविंग कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजर एम्प्लॉय। कोई भी जो सोल प्रोपराइटर होगा वो अपना जो उसका कंट्रोल होगा बिजनेस पर या बिजनेस के जितने भी अफेयर्स होंगे वो अभी भी उसका खुद का कंट्रोल होगा उस पर। ऐसा नहीं है कि उसने कोई एम्प्लॉय अपॉइंट किया या फिर कुछ भी किया है तो उसको
उस चीज से हटा दिया जाएगा या फिर उसकी कुछ जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, अभी भी वो पूरा उसका मालिक है अपने बिजनेस का, ठीक है। रादर ही कैन इवन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाय हिम, बल्कि अपने बिजनेस के साथ साथ वो उन एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर सकता है जो एम्प्लॉय करेंगे। एक्टिविटीज जो भी एम्प्लॉय उसने अपॉइंट किया है, वो एक्टिविटीज जो एम्प्लॉय की होंगी उनको भी वो कंट्रोल कर सकता है। तो यह है कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है, मेरिट, पूरा कंट्रोल उसके बिजनेस का उसके हाथ में होगा। थर्ड हमारा आता है एंटाइटल टू ऑल द प्रॉफिट्स। सबसे अच्छा फायदा यह है कि भले ही उसने कोई एम्प्लॉय रख लिया है, जो भी उसको प्रॉफिट्स वगैरह होंगे वो सारे प्रॉफिट्स उस प्रोपराइटर के होंगे जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसका सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस है, ठीक, सारे प्रॉफिट्स उसी के होंगे। जनरली द सोल प्रोपराइटर विल रिमेन एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम हिज बिजनेस, हाउएवर समटाइम्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज पेड बाय वे ऑफ रिम्यूनरेशन टू अ मैनेजर। हाँ, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होंगे वो होंगे तो उसके जो सोल प्रोपराइटर है, लेकिन कुछ उस प्रॉफिट का हिस्सा जो है उस एम्प्लॉय को भी जाएगा। किस वे में? जैसे सैलरी हो गई या रेम्यूनरेशन हो गया, रोज की थोड़ी तनख्वाह दे दो या रोज के थोड़े बहुत पैसे दे दो या फिर महीने की पूरी सैलरी दे दो, उस वे में वो सारा प्रॉफिट, सारा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट उसके पास भी जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट जैसे सैलरी होती है, ठीक है। तो ये था एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स। फोर्थ हमारा आता है एक्सपर्ट सर्विसेज। अ सोल प्रोपराइटर कैन एम्प्लॉय एनी एक्सपर्ट इन द फील्ड ही नीड्स मोस्ट, दस ही कैन हैव एक्सपर्ट सर्विसेज एट हिज डिस्पोजल। जो वो हमारा सोल प्रोपराइटर होगा वो अपने बिजनेस में किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करके उन सर्विसेज का फायदा ले सकता है। कोई एक्सपर्ट अगर हम अपॉइंट करेंगे, वो एक्सपर्ट होगा किसी उस फंक्शन में, जो भी बिजनेस में फंक्शंस हो रहे हैं, तो हमें उससे क्या मिलेगा? एक्सपर्ट सर्विसेज मिलेंगी, एक्सपर्ट आइडियाज मिलेंगे, अच्छे स्किल्स मिलेंगे, जिससे कि हमारा बिजनेस और अच्छे से चल पाएगा, ठीक है, और फिर उससे हमें प्रॉफिट्स वगैरह होंगे। तो इस तरह से पूरी एक चेन चलती रहेगी। तो ये था फोर्थ पॉइंट, एक्सपर्ट सर्विसेज, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है इजी टू हायर एंड फायर। तो जो सोल प्रोपराइटर है वो कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को अपने फर्म में अपॉइंट कर सकता है और कभी भी उसको निकाल सकता है। जब उसको लगेगा कि हाँ ये काम सही कर रहा है, सारे काम सही चल रहे हैं, तो वो उसको रखे रहेगा, और जब उसको लगेगा कि अब नहीं यार यहाँ मुझे लॉसेस हो रहे हैं, ये मुझे सर्विसेज सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, काम सही से नहीं कर रहा है, वो उसको कभी भी वहां से निकाल सकता है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। अ सोल प्रोपराइटर विल बी इन अ पोजीशन टू हायर एंड फायर एनी ऑफ हिज मैनेजर्स और एम्प्लॉयज। ही कैन रिप्लेस एनी न्यू पर्सन वेयर एवर ही लाइक्स और फील्स फिट। कभी भी उनको रिप्लेस कर सकता है, कोई नया एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट कर सकता है अपनी फर्म में, और कभी भी उनको निकाल सकता है, ठीक है। तो ये थे 5 जो हमने पढ़े मेरिट्स, क्या क्या फायदे उसको एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद मिलेंगे, किसे? जो सोल प्रोपराइटर होगा उसको जो फायदे मिलेंगे उस एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद, हमने अभी वो जाने हैं, ठीक है। आगे हैं इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, उसके प्रॉस भी होंगे और कॉन्स भी होंगे। प्रॉस हमने पढ़ लिए हैं, अब आएंगे डिमेरिट्स यानी कि कॉन्स। जो भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद नुकसान उसको होगा, या जो भी उसको डिमेरिट्स या फिर कहो डिसएडवांटेजेस जो उसको मिलेंगे, किसे मिलेंगे? सोल प्रोपराइटर को, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड इंटरेस्ट। अ एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन सैलरी विल हैव वेरी लिमिटेड इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। जो भी एम्प्लॉय अपॉइंट किया गया है सोल प्रोपराइटर के थ्रू, वो सैलरी बेसिस पर उसने उसको अपॉइंट किया है, लेकिन जो इसके इंटरेस्ट होगा बिजनेस के अफेयर्स में वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा, क्योंकि इसको जो मालिक है, उस जो एक्चुअल मालिक है उसका फर्म का, वो इसको ट्रीट कैसे करेगा? एज अ एम्प्लॉय। तो इसके जो इंटरेस्ट होगा ना उस अफेयर्स को लेते हुए, बिजनेस के जितने भी अफेयर्स होंगे वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होंगे, ठीक है। उतना ज्यादा इन्वॉल्व भी अपने आप को नहीं करेगा बिजनेस के अफेयर्स में, ठीक। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेड इंटरेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं, सेकंड जो है नो शेयरिंग इन लायबिलिटी और रिस्क। तो जो वो एम्प्लॉय होगा, ना ही वो कोई लायबिलिटी शेयर करेगा, ना ही वो किसी रिस्क में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अगर कोई लायबिलिटी, कोई लॉस वगैरह होता है तो वो एम्प्लॉय बियर नहीं करेगा। बियर किसे करना पड़ेगा? जो मालिक होगा, जो एक्चुअल इंडिविजुअल फर्म जिसकी होगी, या फिर कहीं सोल प्रोपराइटरशिप फर्म जिसकी होगी, वो बियर करेगा सारी लायबिलिटीज और सारे रिस्क, ठीक। एन एम्प्लॉय मैनेजर नेवर शेयर्स द रिस्क और लायबिलिटी associated with the business. The entire risk is still borne by the proprietor, hence his liability continue to be unlimited. तो यहाँ उसकी जो लाइबिलिटी है वो कंटिन्यू जो रहेगी, वो कैसी रहेगी? अनलिमिटेड ही रहने वाली है। तो ये भी एक नुकसान है उस सोल प्रोपराइटर को, एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं, उस एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद क्या क्या डिमेरिट्स होने वाले हैं उसको, ठीक, क्या क्या उसको नुकसान होने वाले हैं। आगे है नो एडिशनल कैपिटल। जो एम्प्लॉय आएगा वो कोई भी कैपिटल वगैरह लेकर नहीं आएगा, ठीक है। अ मैनेजर और एन एम्प्लॉय नेवर ब्रिंग्स एनी कैपिटल, देयरफॉर सोल प्रोपराइटर कंटिन्यूज टू वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कोई एम्प्लॉय कोई कैपिटल लेके आने वाला है नहीं,
तो जो सोल प्रोप्राइटर है उसको कंटिन्यू अपना जो वर्क है वो करना पड़ेगा उस प्रेशर के अंदर। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड उनकी हैं, जो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उस प्रेशर के अंदर ही उसको सारा वर्क करना पड़ेगा। कोई भी कैपिटल बाहर से लेके नहीं आने वाला कोई। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है फियर ऑफ कंपटीशन। वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट्स ऑफ एंगेजिंग अ मैनेजर इज दैट ही मे स्टार्ट अ कॉम्पिटिंग बिजनेस आफ्टर लीविंग द एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब जो एम्प्लॉय है वो काफी समय एक फर्म में जैसे उसने वर्क कर लिया तो उसको काफी चीजों का एक्सपीरियंस हो गया, काफी उसको सीक्रेट्स पता चल गए होंगे, कैसे कैसे वर्क किया जाता है वो सब उसको पता चला होगा। तो उसको जो वो सोल प्रोप्राइटर है उसको ये भी डर रहेगा इस चीज का कि अगर वो उसकी एम्प्लॉयमेंट गई, अगर उसने उस एम्प्लॉय को बाहर निकाला तो कहीं वो एम्प्लॉय कहीं बाहर जाके अपना खुद का बिजनेस खड़ा ना कर दे, उन सारी स्ट्रेटेजीज के साथ जो उसने वहां सीखी हैं, उस एक्सपीरियंस के साथ वो नया बिजनेस खड़ा ना कर दे, कॉम्पिटिटिव बिजनेस खड़ा ना कर दे खुद का अपना। ठीक है, द फियर इज नॉट अनफाउंडेड सिंस अ मैनेजर और अदर एम्प्लॉय में कम टू नो मैनी सीक्रेट फैक्ट्स, प्रैक्टिस एंड पॉलिसी ओवर द पीरियड ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। काफी सारी चीजें उसने अपने उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर जब उसने काम किया था उस फर्म में तो उसने काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है, उन सब चीजों का अप्लाई वो अपने खुद के बिजनेस में करेगा। तो इससे क्या होगा, फियर ऑफ कंपटीशन उसको बना रहेगा सोल प्रोप्राइटर को, ठीक, जिसने अपॉइंट किया था उस एम्प्लॉय को। तो नेक्स्ट है हमारा 5, रिकरिंग बर्डन ऑफ एक्सपेंसेस। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर और एम्प्लॉय क्रिएट्स अ रिकरिंग बर्डन ऑफ एक्सपेंसेस इन फॉर्म ऑफ सैलरी। रिकरिंग बर्डन मतलब बार बार होने वाला एक एक्सपेंस या फिर खर्चा कहे तो। ठीक, इससे ये ऐसा क्यों हो रहा है, बर्डन वगैरह एक्सपेंसेस, जब वो एम्प्लॉय काम करेगा तो हर महीने उसको सैलरी देनी पड़ेगी, काफी सारी चीजें, उसको प्रमोशन वगैरह रहेगा, सैलरीज होंगी उसकी, तो ये जो है खर्चा बार बार आता रहेगा उस सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। ठीक है, हैंस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन गोज अप एंड समटाइम्स इट एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस। तो जो ऑपरेशन की कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी उसके, क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे और इससे क्या होगा, बिजनेस के प्रॉफिट्स पे भी फर्क पड़ेगा काफी। तो ये थे नुकसान जो एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद झेलने पड़ेंगे सोल प्रोप्राइटर को। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हमने जो पढ़े मेरिट्स और डिमेरिट्स किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के। ठीक, और हम अभी पढ़ते हुए क्या आ रहा है ऊपर से, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के 2 ऑल्टरनेटिव, जिसमें से हमने एक पूरा पढ़ लिया है एम्प्लॉय का, मैनेजर या फिर एम्प्लॉय, और उनको अपॉइंट करने के भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं जो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा टेकिंग अ पार्टनर। अब अगर हम पार्टनर लेके आए तो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं आगे, मतलब कंटिन्यू करते हैं जो भी आगे है इसके। टेकिंग अ पार्टनर, when a new person is added as partner then it becomes a partnership firm। जब कोई पार्टनर हम उस फर्म में लाएंगे तो वो सोल प्रोप्राइटर ना रह के वो हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप फर्म। इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग अ सोल ट्रेड कंसर्न द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन हिज रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस व्हिच कैन हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जो नया पार्टनर आएगा वो कुछ रिसोर्सेज लाएगा, अपना एक्सपीरियंस लाएगा, क्योंकि वो पहले से कहीं काम कर रहा होगा तो वो नया एक्सपीरियंस लाएगा, जिससे कि बिजनेस के एक्सपेंशन में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अब एडवांटेजेस है आगे कि पार्टनर को लाने के क्या क्या फायदे उसको मिलेंगे, किसे, सोल प्रोप्राइटर जो था उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहला हमारा आता है मोर कैपिटल। मैं ज्यादा डीप में इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जल्दी इसको खत्म करना है लंबी वीडियो ना करते हुए। तो मोर कैपिटल मतलब जब वो नया पार्टनर ला रहा तो कैपिटल लाएगा वो, क्योंकि वो पार्टनर है, कोई एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, सैलरी बेसिस पर नहीं ला रहा है वो पार्टनर है, वो नई कैपिटल लाएगा, रिसोर्सेज लाएगा। ठीक है, इसको यार रीड करते चलो, मैं बस समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक, तो सोल ट्रेड में क्या हो रहा था, इन्वेस्टमेंट जो थी वो लिमिटेड थी टू द रिसोर्सेज ऑफ 1 पर्सन ओनली एंड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द रिसोर्सेज ऑफ 2 पर्संस आर कंबाइंड। अब इसमें क्या होगा, पार्टनर के एडमिशन से 2 पर्सन की जो रिसोर्सेज है वो कंबाइन हो जाएंगे, जिससे कि रिसोर्सेज बढ़ेंगे, उसी तरह से प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑपरेशंस बढ़ेंगे बिजनेस के। तो ये था मोर कैपिटल, जो पहला फायदा उसको होने वाला है उस मालिक को, जो सोल प्रोप्राइटर मालिक था। ठीक, सेकंड पॉइंट इसमें हमारा था इंक्रीज मैनेजरियल एबिलिटी। यहाँ मैनेजरियल एबिलिटी बढ़ेंगी। पहले में क्या था, जब एम्प्लॉय ला रहे थे तो वहां मैनेजरियल एबिलिटी कम थी, या फिर उससे पहले भी कमी थी मैनेजरियल एक्टिविटी, क्योंकि वो अकेला इंसान था। अब यहाँ एक्टिविटीज जो उनकी एबिलिटी है, मैनेजरियल एबिलिटीज हैं, वो बढ़ेंगी, क्योंकि नया पर्सन आया है, वो काम करेगा बिल्कुल एक मालिक की तरह, ठीक, उस फर्म में। If the business needs to be expanded, then there must be a sharing of managerial responsibilities। जो उनकी responsibilities हैं वो शेयर होंगी, ठीक है, जो भी उनकी एबिलिटीज हैं अलग अलग, उस हिसाब से वो उसमें काम करेंगे। This can possible by employing a manager too, but his role will be limited because the final decisions will have to be taken by the proprietor। वो काम अपना दोनों साथ साथ करेंगे, लेकिन जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, जो सोल प्रोप्राइटर है, जिसने उसको अपॉइंट किया है पार्टनर को। ठीक है, काम दोनों अपना अच्छे करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे वो काम, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो प्रोप्राइटर ही लेगा।
ठीक, शेयरिंग ऑफ रिस्क हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसमें मेरिट्स में। जो रिस्क होगा वो दोनों मिलके उठाएंगे, रिस्क जो भी लॉस होगा उसको बियर करेंगे दोनों मिलके। ठीक, द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड, जो लाइबिलिटी थी सोल ट्रेडर की वो अनलिमिटेड थी। सो ही विल हैव टू फेस ऑल बिजनेस रिस्क बाय हिमसेल्फ। जब उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, जब वो अकेला था तो सारे रिस्क वो अकेले ले रहा था, लेकिन जब पार्टनर ऐड हुआ उस फर्म में, देन द रिस्क इज शेयर्ड बाय बोथ द पार्टनर। जो रिस्क है वो भी दोनों पार्टनर शेयर करेंगे। ये थे फायदे जो कि सोल प्रोप्राइटर को होंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, और अगर वो पार्टनर लाएगा तब। ठीक, अगर एम्प्लॉय लाएगा तो फायदे नुकसान हमने ऊपर पढ़ लिए, और अगर वो पार्टनर लाएगा तो फायदे ये थे, नुकसान आगे पढ़ेंगे। अगर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। नई वीडियो से लोगों को परेशानी होती है, मेरे पास कमेंट्स आई थी कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, और ठीक है इस तरह के काफी कुछ था। तो थोड़े समझते चलना यार, खुद से भी पढ़ते चलना साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीमेरिट्स ऑफ टेकिंग अ पार्टनर, क्या क्या नुकसान सोल प्रोप्राइटर को होंगे पार्टनर लाने के बाद। लाइफ पार्टनर या फिर कुछ वैसा पार्टनर मत समझना इसको, ठीक है, पार्टनर यानी उसके साथ काम करने वाला इंसान। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। अब सबसे जो नुकसान वाली चीज होगी, हर किसी को महसूस होगी यार ये चीज, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो उसको बांटना पड़ेगा। ठीक है, ये इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। तो एक जो बुरी चीज होगी उसके लिए वो होगी जो प्रॉफिट्स उसको होंगे ना, वो उसको डिवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होते थे, पहले वो सारा प्रॉफिट अपने आप लग रहा था, अपनी जेब में रख रहा था। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको अपने पार्टनर को देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने भी कंट्रीब्यूशन किया है उस बिजनेस के अफेयर्स में। तो अब यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट्स होंगे शेयर। सेकंड डिमेरिट हमारा आता है नो रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। अभी तक क्या हो रहा था, जब वो अकेला था वो इंसान, या फिर अकेले अपनी बिजनेस फर्म चला रहा, तो वो सारे सीक्रेट्स अपने तक रख रहा था। लेकिन जब पार्टनर आ गया तो कोई भी सीक्रेट वो छुपाएगा नहीं, अपने उस पार्टनर को बताएगा और दोनों मिलके उस फर्म को चलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नुकसान क्या हो रहा है, वो अपने सीक्रेट्स उसको शेयर कर रहा है। अ सोल ट्रेडर कैन कीप ऑल बिजनेस सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ। पहले वो जब अकेला था तो अपने आप रख रहा था। व्हेन अ पार्टनर इज एडेड देन ऑल सीक्रेट्स हैव टू बी शेयर्ड विद हिम। देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन रिलेशंस विद पार्टनर बिकम स्ट्रेन्ड देन द सीक्रेट्स कैन बी पास्ड आउट। एक ऐसी सिचुएशन भी कभी आ सकती है कि उससे लड़ाई हो जाए, या फिर किसी वजह से वो उसको बाहर निकाल दे अपनी फर्म से, या फिर वो खुद छोड़ के चला जाए, तो उसके सीक्रेट्स भी जो है आगे पास आउट हो जाएंगे। मतलब वो अपनी कहीं अलग से वो अप्लाई कर सकता है अपने किसी भी फर्म में, या फिर अपने खुद के बिजनेस में, या किसी और के बिजनेस में। तो ये एक बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात है उसके लिए, पार्टनर के लिए, जिसने उसको अपॉइंट किया एज अ पार्टनर। ठीक, थर्ड हमारा आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब वो पार्टनर अकेला था तो वो डिसीजन मेकिंग कर रहा था बिल्कुल आराम से, ना उसे किसी से कुछ पूछना है, ना किसी को कुछ बताना है, खुद से उसने डिसीजन लिए। अगर सब उसने सही डिसीजन लिया तो ठीक है, नहीं लिया ठीक तो थोड़ा बहुत लॉस होगा, वो खुद बियर कर लेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अब डिले हो रहा है डिसीजन उसको लेने में, क्योंकि अब जब पार्टनर आ गया है तो उसको डिसीजन उससे पूछने पड़ेंगे, उससे कंसल्ट करना पड़ेगा पहले उस डिसीजन के बारे में। ठीक है, दोनों सोचेंगे समझेंगे कि लेना चाहिए डिसीजन या नहीं, तो उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, डिले हो रहा है उसको डिसीजन लेने में, मतलब देर हो रही है थोड़ी। व्हेन अ पार्टनर इज एडेड इन बिजनेस देन डिसीजंस आर टेकन विद हिज कंसेंट। उसके कंसेंट से वो डिसीजन लेगा। ऑल बिजनेस डिसीजंस हैव टू बी टेकन विद कंसेंसस अमंग पार्टनर्स। दोनों के जो भी ओपिनियंस होंगे उन दोनों को देखते हुए, ठीक है, वो उन डिसीजंस को अप्लाई करेगा उसमें। तो ये कुछ डिमेरिट्स है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अगर वो पार्टनर को लाता है तब उसको क्या क्या डिमेरिट्स होंगे। इससे ऊपर हमने मेरिट्स पढ़ लिए, उससे ऊपर हमने डिमेरिट्स और मेरिट्स दोनों पढ़े किसके, जब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किसी एम्प्लॉय को लाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आखिरी टॉपिक बचा है फ्यूचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फ्यूचर क्या है, आगे क्या हो सकता है फ्यूचर में, ये रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इसके मेरिट्स डिमेरिट्स के अकॉर्डिंग मतलब आगे भी इसको लोग चूज करेंगे या नहीं। तो ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है कि फ्यूचर क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक, तो वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा सा एक पैराग्राफ था बुक में भी, पर मैंने उसमें से कुछ मेन चीजें इसमें से छांट कर लिख दी हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते चलते हैं। Sole proprietorship is the oldest form of business organization, but it is still a popular form. With the progress in the civilization, there has been change in form of organization also. The sole proprietorship has survived even today. जो sole proprietorship है वो आज भी survive कर रही है near future, and its role will not become secondary. जो इसका रोल है वो कभी भी secondary नहीं हो सकता, क्योंकि इसके merits बहुत अच्छे हैं, मतलब merits तो अच्छे होते ही हैं, फायदे हैं इसके अच्छे, और सर्विसेज जो है सोसाइटीज को मिल रही हैं वो भी काफी अच्छी हैं। The fear about the future of sole proprietorship arises because of 3 reasons. कुछ रीजंस की वजह से लगता है ऐसा कि फ्यूचर में सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं अराइज कर पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा उतना। तो वो ये है कुछ रीजंस।
फ्यूचर में सोल प्रोप्राइटरशिप की एग्जिस्टेंस जो है कम हो सकती है। उसके रीजंस हैं, जैसे आज के समय में बहुत ज्यादा कंपनीज की ग्रो कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसमें मल्टीनेशनल्स भी आते हैं। एक ये रीजन हो सकता है कि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ गई है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है फ्यूचर में एग्जिस्ट ना करे। दूसरी चीज हमारी आती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, अगर उनका डेवलपमेंट हुआ तो वो अफेक्ट करेगी सोल प्रोप्राइटरशिप को। ठीक, थर्ड चीज हमारी आती है आज के समय में सुपर मार्केट्स बहुत खुल गए हैं, मॉल्स बहुत हैं, बिग बाजार, इस तरह की बहुत सारी शॉप्स वगैरह खुल गई हैं। मॉल्स वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, जिसको हम अकेला सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी नहीं कह सकते, लेकिन पार्टनरशिप में कह लो या कुछ भी कह लो, तो ये सब चीजें भी अफेक्ट कर सकती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को, लेकिन ऐसा नहीं है अभी तक ऐसा। मोर ओवर इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर कॉटेज, स्मॉल स्केल, टिनी इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एटसेट्रा आर बीइंग एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इंडिया में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एनकरेज की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, एज दे क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट एंड आर इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। दे आर बीइंग रन इन स्मॉल स्केल एंड अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। तो ये सब है पढ़ना इसको। गवर्नमेंट इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एनकरेज करती है, इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, और फॉरेन में भी काफी एक्सचेंज होती है यहाँ की चीजें। ठीक, सब सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू ये सब चीज हो पाती है। इट इज गुड फॉर दोज बिजनेस यूनिट्स इन विच पर्सनल स्किल्स इज रिक्वायर। ये उन बिजनेस के लिए ठीक है सोल प्रोप्राइटरशिप जो जहां पे पर्सनल स्किल ज्यादा यूज होते हैं। ठीक, द हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, क्लोथ शॉप्स, लॉन्ड्रीज, तो ये सब पढ़ना इनको। तो इतना सब पढ़ने के बाद जो मेन चीज है, जो मेन क्वेश्चन का आंसर है या कुछ मेन लाइंस है जो हम आंसर देंगे, वो ये है कि वी फाइंड दैट द फ्यूचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट डार्क एट ऑल। फ्यूचर में इसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्क तो नहीं है। इट इज क्वाइट पॉपुलर एंड वुड रिमेन पॉपुलर इन फ्यूचर। ये अभी भी पॉपुलर है और आगे फ्यूचर में भी पॉपुलर रहेगा, क्योंकि अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी खत्म होने की जगह या कम होने की जगह और ज्यादा डेवलप हुआ है बढ़ते समय के साथ साथ। तो इट इज स्टिल अ कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फीचर्स एंड एडवांटेज। इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा यूनिक फीचर्स हैं और बहुत ज्यादा अच्छे एडवांटेजेस के हैं। ठीक, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, फ्यूचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्जाम में आराम से ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फ्यूचर है, जो तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ फाइनली ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 6 भी आज कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके देखो, वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।